नेट के एग्जाम को देखेंगे तो काफ़ी आपको एक सिस्टम में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक एमसीक्यू बेसिस एग्जाम हो जाता है और जिसमें ऐसा है कि अगर आपको आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, आप उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब सब बच्चों का ये दर्द हो सकता है कि कैसे याद हो, वो एक पेन हो सकता है सबके लिए, लेकिन अब क्या सिस्टम ऐसा है तो आपको करना होगा, उसी के थ्रू आपको जाना होगा। प्लस इसमें एक टेक्निक और भी आता है एलिमिनेशन का, कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक होता है ना, कई बार ऑप्शंस होते हैं, हमें पता चलता है कि ये नहीं होगा, एक दो तो एलिमिनेट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी 2025 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नेट और जेआरएफ क्रैक किया है और आज हमारे साथ भी एक ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी रेगुलर प्रिपरेशन के साथ में कड़ी मेहनत के साथ अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में जो है इस बार जेआरएफ निकाला है इस रिजल्ट में। सो आज हम वेलकम करते हैं सौरभ राय का हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस जेआरएफ के लिए एंड थैंक यू कि आप यहाँ आए और अपनी जो स्ट्रेटजी है, प्रिपरेशन जर्नी है, वो हमारे व्यूअर के साथ शेयर करेंगे, जिससे उनको भी बहुत सारा मोटिवेशन मिले और वो भी एक बोल सकते हैं कमिटमेंट के साथ प्रिपरेशन करें कि एक होपफुल तरीके से कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन उनका भी करियर बना सकता है। तो वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सौरभ, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह किया है, मास्टर्स किया है, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है प्रिपरेशन का, तो वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, और एक मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रीच हो पाए। और सबसे पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम सौरभ राय है और मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है एंड देन मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। और इस बार मेरा जेआरएफ हुआ है पॉलिटिकल साइंस में और मेरी परसेंटाइल 99.8। 1920 मतलब स्कोर कितना हो गया था हमारा? 234 के 230, मतलब वही जो कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है वो आपने अचीव किया है। सो सौरभ, प्रिपरेशन जब करते हैं कोई भी स्टूडेंट, मतलब एक मेजर कंसर्न आता है कि एक हम ना कि क्या क्या चीज़ें कब कब करनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कब मॉक टेस्ट लगाएं, कब सिलेबस कवर करें, कैसे रिवीजन करें। तो वो आपने क्या अप्रोच किया जिससे हम समझ सकें कि क्या सही स्ट्रेटजी है जो कि एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट को जेआरएफ दिलवाती है? उसके लिए सबसे पहले आपके पेपर का नेचर एनालाइज करना होगा। अगर आप लास्ट 2-3 इयर्स के पेपर को यूजीसी नेट का जो पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है, अगर या किसी भी पूरे नेट के ही एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि जो पहले के जो एग्जाम होते थे वो काफ़ी आपके नॉलेज ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो उससे हो जाते थे। बट आज के टाइम पे अगर आप पेपर को एनालाइज करो, उनके नेचर को एनालाइज करें, तो काफ़ी फैक्चुअल हो रहा है। कि लाइक अगर आपसे पूछ रहा है कि 86 अमेंडमेंट कब आया, तो आपको ईयर पता होना चाहिए। अगर ईयर नहीं पता है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। या केस वन जजमेंट कब आ रहा है, तो उसके लिए फैक्चुअल होना पड़ेगा। सो अगर आप अपने यूजी एंड पीजी के सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देखें तो वहाँ पे काफ़ी ऐसा सब्जेक्टिव नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होता है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज आज भी नहीं होती, क्योंकि अगर हम एग्जाम को ही देखें तो वहाँ पे भी एमसीक्यू बेसिस एग्जाम नहीं होते हैं आपको, रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम होता है, पेज भरने होते हैं, पेज ऐसा कुछ हम नहीं भरे, आप नहीं भरे। सो एग्जाम का नेचर, अगर आप यूजी एंड पीजी के थ्रू आ रहे हैं और नेट के एग्जाम को देखेंगे तो काफ़ी आपको एक सिस्टम में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक एमसीक्यू बेसिस एग्जाम हो जाता है और जिसमें ऐसा है कि अगर आपको आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, आप उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फैक्ट्स को तो रिमेंबर करना होगा। वो भले ही अब सब बच्चों का ये दर्द हो सकता है कि कैसे याद हो, वो एक पेन हो सकता है सबके लिए, लेकिन अब क्या सिस्टम ऐसा है तो आपको करना होगा, उसी के थ्रू आपको जाना होगा। तो उसके लिए मैक्सिमम जितना आप रिवाइज कर सके, जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको रिमेंबर किया जा सकता है। प्लस इसमें एक टेक्निक और भी आता है एलिमिनेशन का, कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक होता है ना कि कई बार ऑप्शंस होते हैं, हमें पता चलता है कि ये नहीं होगा, एक दो तो एलिमिनेट हो जाता है। आप एक दो ऑप्शंस अक्सर हम, अगर कोई सीरियस होता है अपने एग्जाम को लेकर, अगर अच्छे से पढ़ रहा होता है स्टूडेंट, तो एक दो तो एलिमिनेट कर ही लेता है। एक दो में उनको डाउट हो सकता है और वहां पे फिर आपको रिस्क लेना होता है कि उसमें आपको चेक करना होता है। और वो वैसे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ वैसे क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 to 15% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको ना यूजुअली नेट और जेआरएफ के बीच का जो डिफरेंस है वहां पे आपका जो कॉल है वो लगता है कि गट फीलिंग क्या कह रही है, या फिर जो हमने जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड बताया, या फिर उसमें जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, पेपर को कैसे एनालाइज किया कि यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप के आंसर्स जो है एनटीए राइट मानता है या फिर करता है। तो वो जितना ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखेंगे उतना एनालाइज होगा और वो पढ़ने में भी हेल्प मिलती है डेफिनेटली। एक और मेजर कंसर्न आता है पेपर वन को लेकर, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी सबकी प्रॉब्लम है। तो पेपर वन की मैं सबसे पहले, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में तो आपने अच्छा स्कोर, पॉलिटिकल साइंस में कहाँ तक पहुंचा था हमारा स्कोर? पॉलिटिकल साइंस में 80 था। 80 प्लस क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपने सही किया। तो मतलब पेपर वन में भी आपका अच्छा स्कोर रहा है। तो 37 हाँ, तो पेपर वन 37, और स्पेशली जैसे सब पेपर वन का भी लेवल काफी अच्छा टफ आने लगा आजकल, तो वो 37 क्वेश्चन करेक्ट कैसे किया है? बिकॉज
बिकॉज मेजर स्टूडेंट्स का रहता है कि पेपर वन नहीं होगा, कमजोर रहेगा तो फिर आपका जेआरएफ नहीं हो सकता। तो उसमें पेपर वन को लेकर क्या आपका रवैया था, क्या किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, रेगुलर कर रहे थे कि एग्जाम के टाइम ही पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ाई की थी? सर अगर पैटर्न के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना होगा और आपको पहले ये डिसाइड करने होंगे कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ मेरा मतलब 100% स्ट्राइक रेट होना चाहिए। जैसे अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो आप देखेंगे 10 क्वेश्चंस होते हैं जो पैसेज होते हैं, फ्री है तो उसमें आपको मतलब वो गलत नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए। ऐसे ही पेपर 1 में भी आपके 5 ऐसे होते हैं जो पैसेज होते हैं, उसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है अगर आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा बहुत से बच्चों की यही कंप्लेन होते हैं, जितने भी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से ही नहीं हो पाता है, नेट नहीं होता है या जेआरएफ का बीच में जो डिफरेंस होता है यही होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां अगर पैसेज बेस आ रहे हैं वहां पे कभी गलत नहीं होनी चाहिए। फिर आपके 5 ऐसे होते हैं जो डीआई के होते हैं। डीआई में एक्चुअली क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन अगर आप क्योंकि डीआई का जो लेवल होता है वो क्लास 10th के बेसिस पे ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। बट हालांकि कंप्लेन होती है कि हमारा डीआई बहुत वीक है, क्योंकि मैं भी काफी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता रहता हूँ और मैंने भी काफी लोगों को गाइड किया, तो एक जनरल कंसर्न निकल के आता है कि डीआई में हमारा वीक है या परसेंटेज वीक है। लेकिन क्या होता है कि आपको करना है तो करना है, और ऐसी चीजों में जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं या डीआई का होगा तो यहाँ पे तो गलत होने का कोई चांस नहीं होगा, यहाँ 100% आपको स्ट्राइक करना होगा। इसके अलावा फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे फिलॉसफी हो गया या सिलोजिज्म हो गया, तो वहाँ पे आपको स्ट्राइक रेट चाहिए होता है। कम्युनिकेशन हो गया, वहाँ पे आपको फोकस करना होगा। इंडियन लॉजिक हो गया, आजकल लॉजिक में भी वेस्टर्न लॉजिक है और इंडियन लॉजिक है जो सिलेबस है यूजीसी नेट का। लेकिन अगर आप एग्जाम को एनालाइज करो तो वेस्टर्न लॉजिक से ना आके इंडियन लॉजिक पे ज्यादा फोकस होता है। तो आपको देखना होगा कि मैं इंडियन लॉजिक मेरे स्ट्रांग होने चाहिए। इंडियन लॉजिक के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे न्याय, इंडियन लॉजिक में भी न्याय है, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे तो सांख्य है, योग है, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, तो 6 में भी क्या आ रहा है, केवल न्याय आ रहा है, न्याय पे ज्यादा फोकस्ड होता है। फिर न्याय पे आपको देखना होगा कि क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो आप पेपर को एनालाइज कीजिए कहाँ पे आ रहे हैं और अपने एरियाज को पहले डिफाइन कीजिए कि अगर इस एरिया से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे मेरी वहां 100% मुझे अपना स्ट्राइक रेट देना है तो देना है। और अगर आप वहां पे एरर करेंगे तो हो सकता है कि फिर आपके जो नेट या जो जेआरएफ का जो ड्रीम है वहां पे फिर कॉम्प्रोमाइज होगा। सही बात है, मतलब वो है कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि हाँ यहाँ से मैं मार्क्स चुरा सकता हूँ। तो वो एक चोर वाली स्ट्रेटजी थोड़ी लेके चलिए, कहाँ से कैसा चालाकी से आपको मार्क्स चुराना है, और वो पहले से प्लानिंग में होगा, प्रिपरेशन के साथ धीरे धीरे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे आपको समझ में आएगा कि यार ये एक ऐसा वर्केबल पार्ट है जिसपे थोड़ी सी मेहनत कर ली तो मार्क्स पक्के हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करते जाएंगे तो पेपर वन भी मतलब एक लगता है, पेपर वन वैसे देखें तो बहुत बड़ा एक बवाल लगता है कि भाई इतना बड़ा चीज है, इसको इतने सारी 10 यूनिट कवर करनी है। बट अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलेंगे कि हाँ यहाँ से मैंने 5 क्वेश्चन उठा लिया, यहाँ से 5 क्वेश्चन उठा लिए, तो करते करते आप 35-40 क्वेश्चन पे इजीली पहुंच जाएंगे और एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आपको मिल जाएगा जो आपको जेआरएफ दिलवा देगा। नेक्स्ट एक और कंसर्न आता है प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है, बिकॉज जैसे कि आपने बोला कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा है, मतलब और एमसीक्यू पैटर्न है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। सो उसमें मॉक टेस्ट को कैसे यूटिलाइज करना है और आपने क्या उसके लेकर स्ट्रेटजी लगाई कि भाई मॉक टेस्ट कब कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या उसका सही अप्रोच होगा? मॉक टेस्ट का सर क्या है कि मॉक टेस्ट तो किसी भी एग्जाम की जान होती है। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला सिलेबस और दूसरा है मॉक टेस्ट। कई बार यूजीसी नेट में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे लेकिन उनको सिलेबस का आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं इस पर भी फोकस करता हूं कि अगर आप भी इसके लिए प्रिपरेशन में आ रहे हैं, आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सबसे पहले यूजीसी नेट की साइट पे जाइए, वहां की वेबसाइट पे उठाइए और सबसे पहले सिलेबस देखिए, वहां से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सिलेबस के बाद आपको एमसीक्यू जो आपके मॉक टेस्ट होता है उसको देना चाहिए। मॉक टेस्ट में भी मेरा एक दूसरा अप्रोच होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मैं सिलेबस पूरा कवर कर लेता हूँ और उसके बाद मॉक टेस्ट देता हूँ। उससे अच्छा ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए या पहले मॉक टेस्ट दीजिए, पढ़ने से पहले मॉक टेस्ट हो। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है ना कि एक रिकॉल होता है, मेमोरी आपको जल्दी रिकॉल करेगी अगर आपने देखा कि हाँ ये क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से, और जब आप उसको पढ़ने जाएंगे, जैसे अगर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आजकल काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, और फैक्चुअल में क्या आ रहा है कि जो पोस्ट 60 की जो पॉलिटी जो डेवलप हुई है उस पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा इस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करना होगा। और फिर जब आप क्लास में जानेंगे, क्लास लेने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे मुझे ज्यादा अटेंटिव होना होगा। या जैसे अगर पहले के आप लास्ट 5 इयर्स के देखेंगे तो वहां पे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स। अब उसका वेटेज क्या हुआ, उसका वेटेज कम हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट में भी कैसे देना है, मॉक टेस्ट में ये करना है कि केवल मॉक टेस्ट देना नहीं है, लाइक कि मैंने मॉक टेस्ट दिया और मेरे इतने मार्क्स आ गए, हाँ चले अब इसको बंद करते हैं, अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। फिर तो आपने जो मेहनत की है उस पर पूरा ही आपने टाइम वेस्ट किया है 3 घंटे बैठ के कि बस मार्क्स देख लिया, अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा। मार्क्स से मैटर यहाँ पे आपको ये होगा कि मेरे की एरियाज क्या है, कि जैसे मैंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मेरा ज्यादा मार्क्स आ रहा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी मेरी वीक है, थिंकर्स से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वहां पे वीक हूं। तो आप पहले अपने एरियाज को एनालाइज कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। और एक और बात करूंगा कि अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम से लगभग 1 वीक पहले आप कोशिश करें कि मॉक टेस्ट ना दिया जाए,
अच्छा। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है और टेंशन ही होती है कि हाँ, अगर मेरे मार्क्स कम आ नहीं, रहे हैं तो कि अब मैंने प्रेशर कुछ नहीं क्रिएट किया, होता प्रेशर क्रिएट होता है और ये भी है कि दूसरे के मार्क्स ना पूछे। है। हाँ, कई बार पीयर प्रेशर भी होता है कि हाँ, मेरे फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है क्योंकि कई बार होता है ना कि मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम निकल हो जाता है जाता है। और मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे-अच्छे परफॉर्म आप करके जाते हो, वहाँ पे नहीं हो नहीं पाता होता। है। तो इसका इम्पैक्ट होता है। एक मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। मतलब हाँ, एग्जाम डे पे अगर आप खुद को ही लेकर डिसअपॉइंटेड रहेंगे कि यार मैं शायद तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, तो मॉक टेस्ट लाना जरूरी है। उसकी यूटिलिटी है, वो आपको बहुत कुछ चीजों को एनालाइज करने में हेल्प करेगा, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगा। बट ये है कि उसको भी मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट ना हो। जी। लास्ट में मैं आपसे सौरभ यही पूछना चाहूंगा कि जो भी प्रिपरेशन आपने की है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़े रहे हैं, अपनी तैयारी की है। सो इसके अलावा जो जैसे जो भी आपके फ्रेंड फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी को भी अगर आप रेट शेयर करना चाहते हैं, आज आप यहाँ पे बैठे हैं इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली आप उन लोगों का नाम भी ले सकते हैं। उनको कुछ थैंक यू बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए प्लेटफॉर्म ओके, अवेलेबल थैंक यू। पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि है। आपसे मैं काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ था हम्म, और आपसे मैंने मास्टर्स में भी जब मैंने अपना एंट्रेंस दिया था उस टाइम पे भी आपके वीडियोस और आपके कंटेंट्स को काफ़ी फॉलो किया था, वो कंटेंट्स काफ़ी अच्छे लगे। इसके अलावा और भी कुछ यूट्यूब चैनल हैं जैसे पॉल साइंस हेल्प है, उनके भी कंटेंट्स काफ़ी मैं कंटेंट को फॉलो किया काफ़ी लंबे टाइम से, तो उनको वहाँ पे भी कंटेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स हैं, टीचर्स का कभी हमेशा सपोर्ट मिला है। टीचर्स जैसा कहा जाता है कि एक अच्छा अगर आपके लाइफ में अच्छा टीचर हो तो आप जो भी चाहते हैं उसको अचीव कर लेते हैं। तो टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट है, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं और कुछ सीनियर्स हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आप लोगों की वजह से अगर कुछ भी लाइफ में अच्छा हो पाया है, तो आप लोगों की वजह से है और अगर कुछ नहीं हो पाया है, तो मेरी वजह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, इसी प्रकार से और बहुत शानदार मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल स्टडी सेशंस आपको हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे, अलग अलग टॉपर से मिलवाते रहेंगे, जिससे आपको भी ये यकीन हो सके कि आप भी सौरभ की तरह या फिर बाकी जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट है उनकी तरह कल के दिन यहाँ आके बैठे अपनी जर्नी को शेयर करें और साथ साथ खुद की लाइफ में भी एक इंस्पिरेशन बन सके और दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सके और अच्छे से जो भी आपके टारगेट्स लेके आप चल रहे हैं उसको अचीव कर सके। तो इसी के साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो भी कमियां इस बार रह गई होंगी जून के एग्जामिनेशन में आप लोग उसको दूर करेंगे और रिजल्ट अपना लेकर आएंगे, जेआरएफ लेकर आएंगे। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सौरभ फॉर कमिंग हियर।